चलिए शुरू करते हैं। टीडीएस डिफॉल्ट के बारे में एक छोटा सा जानकारी देते हैं आप लोग को। टीडीएस का एक अलग चैप्टर होगा। बिजनेस प्रोफेशन में टीडीएस का कुछ एप्लीकेबिलिटी है। पहले हम जान लेते हैं कि टीडीएस डिफॉल्ट होता क्या है। टीडीएस डिफॉल्ट होता है कुछ एक खर्चा है, जिस खर्चा को अगर आप करते हैं तो एक परसेंटेज, किसी में मान लीजिए 1%, किसी में मान लीजिए 2%, किसी में मान लीजिए 10% आपको डिडक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, आपको ₹1,00,000 देना था, 10% उसमें टीडीएस कटना है, तो 10,000 रुपया आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उनको 90,000 पेमेंट करना है और 10,000 रुपया आपको गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है, और वो भी उसी पैन नंबर में डिपॉजिट होगा। बाद में उनको वो क्रेडिट मिल भी जाएगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो 10,000 रुपया जो है वो आप डिडक्ट नहीं करते हैं, आप उनको पेमेंट पूरा ₹1,00,000 कर देते हैं, इन दैट केस क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर डिडक्ट करते हैं और उसे टाइमली आप डिपॉजिट नहीं कर पाते, इन दैट केस क्या होगा? इसी को लेकर ये डिस्कशन आज शुरू करते हैं। टीडीएस डिफॉल्ट, इसका सेक्शन है सेक्शन 40A1A 40A1A। Any sum payable to a resident regarding, कुछ खर्चे का हम लिस्ट बनाए हैं, वो देख लीजिए। सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारा चीज आपके लिए रिलेवेंट है नहीं, तो मैंने ये 8 पॉइंट को डिसाइड किया। ये सब खर्चा में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एक सर्टेन परसेंटेज। कितना परसेंटेज वो टीडीएस चैप्टर में आएगा, लेकिन ये हम लोग सीखेंगे कि अगर नहीं डिडक्ट करते हैं टीडीएस, अगर हम डिडक्ट नहीं करते हैं पेमेंट से तब क्या होगा, और डिडक्ट कर भी डिपॉजिट नहीं करते तब क्या होगा। तो टैक्स नॉट डिडक्टेड, इन खर्चा में आप पूरा का पूरा 100% पेमेंट कर देते हैं, टैक्स डिडक्ट किया ही नहीं। तो आप तो खर्चा पीएल में डेबिट करने वाले थे, मान लीजिए सैलरी हुआ, इंटरेस्ट हुआ, पीएल में खर्चा डेबिट करने वाले थे। इन दैट केस क्या होगा? 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी disallowed। 30% आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, 30% डिसअलाउड मतलब प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। आपने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया टाइम पे, ये साल खत्म हो जाता है, 22-23 खत्म हो गया, आपने डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है, आप रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट कर दीजिए। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है उसके अंदर आप डिपॉजिट कीजिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस क्या होगा? सेम आंसर, 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर shall be disallowed। अब मान लीजिए अब अपना गलती सुधार लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आप डिडक्ट कर लेते हैं उनसे, वो पेमेंट आप उनका अकाउंट से डिडक्ट करके आप गवर्नमेंट अकाउंट में जमा भी कर देते हैं, तो कोई असुविधा नहीं। जितना आपको डिसअलाउड किया गया था उसको आपको फिर से उस साल में डिडक्शन मिल जाएगा। यहां पे आप डिडक्ट किए थे गवर्नमेंट अकाउंट में, टाइम से डिपॉजिट नहीं किए, तो इस साल आपका डिसअलाउड हो गया। जिस साल भी आप वो पैसा डाल देंगे गवर्नमेंट अकाउंट में, फिर से उस साल में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब ये खर्चा आपको फिर से अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये था टीडीएस के ऊपर छोटा सा एक एप्लीकेशन। शुरू करते हैं सेक्शन 40A3। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इज मेड otherwise
देन बाय अकाउंट पे चेक और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट। मतलब अकाउंट पे चेक में या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट नहीं हुआ है, जो पेमेंट 10,000 से ऊपर है, तब क्या होगा? 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड होगा, मतलब प्रॉफिट में एडिशन होगा। ये था सेक्शन 48(3). अब सेक्शन 43(b) के बारे में बात करेंगे। कुछ एक खर्चा है जो डिडक्शन मिलेगा आपको पेमेंट बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस पे नहीं मिलेगा। एक्सपेंसेस डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस, जैसे कि टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, ये आप पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलने वाला है। अगर आप पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब पीएफ का कंट्रीब्यूशन। थर्ड, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय लोग को बोनस और कमीशन दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन टेकन फ्रॉम एफआई, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फ्रॉम एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, मतलब जो एनबीएफसी है वो डिपॉजिट अगर लेते हैं, मतलब एनबीएफसी का नेचर है वो डिपॉजिट भी लेते हैं, ऐसा एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट देते हैं। और फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और शेड्यूल्ड बैंक। लीव सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय लोग को अगर लीव एनकैशमेंट हम देते हैं। और लास्ट पॉइंट, अमाउंट पेएबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, रेलवे एसेट आप यूज करने के कारण आपको अगर कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो ये 6 पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी। सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, इन शॉर्ट में बता रहा हूं। थर्ड है बोनस और कमीशन। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। फिफ्थ है लीव सैलरी। और सिक्स्थ है इंडियन रेलवे को उनका एसेट यूज करने के लिए अगर कोई पेमेंट देते हैं। ये 6 तरह का पेमेंट अगर आप 2022-23 में पेमेंट कर देते हैं तो डिडक्शन तो मिलेगा, और अगर आउटस्टैंडिंग रख देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा कि आप उसको रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले पेमेंट कर दीजिए। तो आपके पास एविडेंस तो आ गया कि मैंने रिटर्न फाइलिंग के पहले इसे जमा कर दिया था, तो भी अलाउड है। और अगर वो डेट भी पार हो जाता है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं होता है तो रिटर्न फाइलिंग के डेट तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, तो उसी साल आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43(b) के ऊपर। ये डेट्स को पूरा क्लियर कर देंगे इस प्रॉब्लम में। डेट ऑफ पेमेंट रुपीस, क्या पर्पस का पेमेंट है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23, और सारे एक ही नेचर का है। अब मान लीजिए सेक्शन 43(b) में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। अब देखना यह है कि डिडक्शन कौन से साल में मिलने वाला है एक एक सिचुएशन में। तो जैसे केस ए है, केस ए में 2 मई 2022 को पेमेंट हो गया, तो 22-23 का पेमेंट 2022 के 2 मई को पेमेंट हो गया, मतलब 2022-23 में पेमेंट हो गया। तो पेमेंट अगर 2022-23 में होता है तो आपको 2022-23 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन खत्म। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं 20 नवंबर 2022, तो ये भी 2022-23 के अंदर आता है और उसी समय पेमेंट हुआ, मतलब ये भी 22-23 में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन 16 अगस्त 2023 को आता है। यह साल भले ही 23-24 का हो, रिटर्न फाइलिंग डेट नीचे मैंने लिख दिया, डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर 2023 का है, तो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले ये पेमेंट हो गया, तो ये भी 22-23 में ही डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी हालत में 2023 के 31 मार्च को पार कर जाते हैं और पेमेंट नहीं होता है तो चिंता मत कीजिए। अगर आप रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले उसको पेमेंट कर देते तो उसी साल के लिए वो कंसीडर कर दिया जाएगा एज ए पेमेंट। तो ये 16 अगस्त 2023 इसी बात को साबित कर रहा है कि अगस्त 2023 को आपने पेमेंट किया
तो ये 23-24 का हिस्सा में आता है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग का डेट 31 अक्टूबर 2023 है, मतलब उसके पहले पहले हो गया, तो फिर आपको 22-23 में डिडक्शन मिलेगा। अब चलते हैं केस नंबर डी। 5 दिसंबर 2023 को पेमेंट होता है, तो 31 अक्टूबर 2023 आपका रिटर्न फाइलिंग डेट था, वो आपने क्रॉस कर गया। यहाँ पे 5 दिसंबर 2023 आ गया। 22-23 का ही बात कर रहे हैं हम, सारा खर्चा जो है 22-23 का ही है। तो 5 दिसंबर 2023 को आपने पेमेंट किया, तो ये सीधा 23-24 के हिस्से में आता है। जब ये रिटर्न फाइलिंग का डेट पार हो जाता है तो आप और कुछ मत सोचिए, सिर्फ देखिए कौन सा साल में ही आता है। ये 23-24 में आता है, तो आप इसको 23-24 में ही डिडक्शन लीजिए। ई नंबर 12 जून 2024, तो एक रिटर्न फाइलिंग का डेट पार हो चुका है, तो ये कौन सा ईयर में आता है? 24-25 में, तो आप इसको 24-25 में ही क्लेम कीजिए इस खर्चे को। केस नंबर ए 20/11/2024, तो ये आता है 24-25 को ही, तो ये आप 24-25 को ही क्लेम कीजिए, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का डेट तो 23 को ही निकल गया था। जी नंबर नॉट पेड सो फार, आपने पेड ही नहीं किया, तो नो डिडक्शन, इसमें तो डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रहे, अगर आप पेमेंट करते समय 22-23 का पेमेंट अगर किसी भी हालत में 23 का 31 मार्च निकल जाता है और रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले आप उसको पेमेंट कर देते हैं, तो 22-23 में डिडक्शन मिलेगा। और एक बार ये डेट निकल जाता है तो जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं उस साल में वो डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 44 एडी के ऊपर। अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस if the total sale or gross receipts exceed ₹1 crore, obviously एक ईयर के लिए मैं बोल रहा हूं, अपना ईयर है 22-23 में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड कर जाता है, एक्सीड, या फिर if the total sale or gross receipts exceed ₹10 crore, कंफ्यूजन, यहां पे 1 करोड़ यहां पे 10 करोड़, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है। प्रोवाइडेड एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीप्ट्स इन कैश, एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीप्ट्स इन कैश ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच रिसीप्ट। मतलब आपने जितना भी रिसीप्ट्स किया बिजनेस में, जितना भी रिसीप्ट्स आया आपका, उसका 5% तक कैश रिसीप्ट्स है, बाकी का जितना एक्सेस पोर्शन है वो कैश में नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स इन कैश ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच पेमेंट। मतलब कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट पूरा बिजनेस में टोटल रिसीट्स का 5% तक ही कैश अलाउ है, ले सकते हैं, और टोटल पेमेंट का 5% तक कैश पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कैश पेमेंट बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अगर यह कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ का हो जाता है। और अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ का होता है। तो अगर 1 करोड़ एक्सीड कर जाता आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 में, या फिर 10 करोड़ एक्सीड हो जाता है 2022-23 में, प्रोवाइडेड ये दोनों कंडीशन, तो आपके लिए ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, ऑडिट कंपलसरी। अब हम लोग सेक्शन 44 एडी को लेकर डील करेंगे। 44 एडी पहले देखेंगे एप्लीकेबल किन के लिए होता है। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म, नॉट बीइंग एलएलपी, एलएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉट क्लेम्ड, मतलब एसएसई नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80H से लेकर 80 RRB, कोई खास रिलेवेंट आप लोग के लिए नहीं है।
एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस, हर तरह का बिजनेस में ये 4480 सेक्शन एप्लीकेबल होता है, हर तरह के बिजनेस के लिए, एक्सेप्ट 4 बिजनेस के बात करूंगा मैं, इस चारों केस को छोड़कर बाकी सब बिजनेस पे एप्लीकेबल है सेक्शन 4480। फर्स्ट है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके लिए, इंजीनियर्स, उनके लिए 4480 एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, मतलब जो पर्सन अपना ऑक्यूपेशन जो भी करते हैं उससे उनको कमीशन मिलता है या ब्रोकरेज मिलता है, उनके लिए 4480 एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, जो एजेंसी बिजनेस चला रहा हो उसके लिए भी 4480 एप्लीकेबल नहीं है। और पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, गुड्स कैरेज मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उनके लिए 4480 एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली उनके लिए 44A ही एप्लीकेबल होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसको इरेज कर देता, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो सेक्शन 4480 हर कोई बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ 4 चीज को छोड़कर। नंबर 1, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके लिए। सेकंड, जो कमीशन और ब्रोकरेज अर्न कर रहा है जो बिजनेस से, या फिर एजेंसी बिजनेस चला रहा हो, या फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। इन चारों केस को छोड़कर सबके लिए 4480 एप्लीकेबल है। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप जानते हैं क्या सुविधा है आपको, आप 8% ऑफ टर्नओवर उसको डिक्लेयर कीजिए कि ये आपका टैक्सेबल इनकम है फ्रॉम बिजनेस। %8 और मोर भी हो सकता है, आप चाहे तो वॉलंटरली ज्यादा भी दे सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ये बता रहा है कि ये सारे कंडीशंस अगर आपका फुलफिल हो जाता है तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो भी टर्नओवर है उसका 8% खाली आप अपना बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, नो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नो ऑडिट का भी जरूरत नहीं है, हम कुछ मांगेंगे भी नहीं आपसे, आप खाली 8% आपका टर्नओवर डिक्लेयर कर दीजिए कि आपका बिजनेस इनकम है। लेकिन ध्यान रखना है, ये कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। बिजनेस आपका जो मैंने बताया इन 4 को छोड़कर टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। उसके अंदर अगर रहते हैं आप 8% डिक्लेयर कर दीजिए आपका बिजनेस इनकम, आपको बुक्स रखने की जरूरत ही नहीं है। 8% से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वॉलंटरी है। आप चाहते हैं तो 22% डिक्लेयर कीजिए, 25% डिक्लेयर कीजिए, आपको कोई मना नहीं है। सेम रूल, सेम कंडीशन, आपको बुक्स रखना नहीं है, ऑडिट करवाना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप बोलेंगे नहीं मेरा तो 8% का इनकम हमको डिक्लेयर करना नहीं है, अगर आप बिजनेस इनकम लेस देन 8% ऑफ टर्नओवर बोलते हैं, बोलता है कि नहीं मेरा 8% से नीचे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक्स रखिए और ऑडिट भी करवाइए। तो ये था सेक्शन 44AD के ऊपर डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 44ADA। 44AD में मैंने स्पेसिफाइड प्रोफेशन को छोड़ दिया था, एक्सक्लूड किया था, अब उसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 44ADA एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर फर्म, नॉट LLP, LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन आ गया, स्पेसिफाइड प्रोफेशन डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, इनके लिए। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए टर्नओवर, उसके अंदर आपका टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख तक,
लिमिट। अगर ऐसा है तो बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, आप डिक्लेयर कर दीजिए 50% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट, जितना आपके पास रिसीप्ट आया है उसका 50% आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो आपको नो बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, नो ऑडिट। ये 50% से ज्यादा भी हो सकता है, वॉलंटरीली आप चाहे तो 60% भी दिखा सकते हैं, 70% भी दिखा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 50% है। ग्रॉस रिसीप्ट आपको मिनिमम 50% आपको डिक्लेयर करना है। जितना आपका ग्रॉस रिसीप्ट है उसका 50% आप डिक्लेयर कीजिए कि हाँ ये अपना प्रोफेशनल इनकम है। तो आपको बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये सब कंडीशंस होना चाहिए। आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, आपका टर्नओवर 50 लाख तक है। अगर ऐसा नहीं है, आप बोलते हैं कि प्रोफेशनल इनकम मेरा तो लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट मैं डिक्लेयर करूंगा, तो इसके लिए कंसीक्वेंसेस क्या होगा? आपको बुक्स रखना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। यह था सेक्शन 44A-DA। अब बात करेंगे सेक्शन 44AE के ऊपर। 44AE डील करता है टैक्स पेयर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग ट्रक्स, मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ये हमने 44AD में छोड़ रखा था, उस जगह पे एक्सक्लूड किया था, तो उसको यहां पे दिखाना ही था। तो 44AE में हम लोग ट्रक्स के बारे में बात करेंगे। एसएससी के पास नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 10 गाड़ी अगर हो तो सेक्शन 44AE में आ जाएगा, नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज। अब ये गुड्स कैरेज दो हिस्से में बांटा जाएगा। एक अप टू 12,000 केजी और एक मोर देन 12,000 केजी। हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, ट्रक का बोलते हैं, 12 टन का गाड़ी, 10 टन का गाड़ी। तो अप टू 12 टन का गाड़ी ये है, मोर देन 12 टन का गाड़ी ये है। तो इसमें आप बिजनेस इनकम कितना डिक्लेयर करेंगे? अगर आपका 12 टन का गाड़ी है, अप टू 12 टन, सिंपल है, ₹7,500 पर मंथ फॉर ईच ट्रक। 7,500 पर मंथ फॉर ईच ट्रक। इसमें पार्ट ऑफ ए मंथ भी चलेगा, पार्ट ऑफ ए मंथ वो भी चलेगा, और पार्ट ऑफ ए मंथ भी चलेगा। तो 7,500, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी का हो गया 15,000 एक महीने का, साल भर का ले लीजिए। हाँ, अगर आप परचेज करते हैं साल के 20 में तो वहां से महीना कैलकुलेट होगा। अब आते हैं मोर देन 12,000 केजी, 12,000 केजी एक्सीड कर गया, इन दैट केस आप कितना डिक्लेयर करेंगे? ₹1,000 पर टन पर ट्रक पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ। मतलब 12,000 केजी की जगह, 12 टन का गाड़ी नहीं है आपका, 18 टन का गाड़ी है,
तो 1000 रुपया पर टन, तो 18 टन का गाड़ी हुआ, मतलब 18,000 रुपया हो गया एक गाड़ी का पर मंथ। पर मंथ मतलब 18,000 इंटू 12 कर लीजिए, अब जितना गाड़ी होगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका मोर देन 12 टन का गाड़ी का हिसाब आ गया। ये था बिजनेस इनकम। ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं अगर करते हैं, अगर ये आप डिक्लेयर करते हैं ऐसा, या इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो नो बुक्स, नो ऑडिट। अगर मान लीजिए इससे आप लोअर इनकम डिक्लेयर करते हैं, लोअर इनकम डिक्लेयर करते हैं, तो फिर आपको बुक्स भी रखना है और ऑडिट भी करवाना है। चलिए अब सेक्शन 44 AE के ऊपर एक अच्छा सा सम लेते हैं जिसमें सारा चीज क्लियर होने वाला है। Mr. X is engaged in the business of operating goods vehicle. As on 1st April 2022, he had the following vehicle. 1/4/2022 में उनके पास ये vehicles है। Vehicle A, B, C, gross weight in kg 8,500 kg, 13,000 kg, 12,000 kg। डेट ऑफ परचेज है 2 अप्रैल 2021, 15 मई 2021, 4/8/2021। पुट टू यूज ड्यूरिंग 22-23, यस यस नो। ये पुट टू यूज हुआ नहीं है 22-23 में। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2022-23 ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स। व्हीकल डी और व्हीकल ई उन्होंने खरीदा जिनका वेट है 11,000 केजी, 15,000 केजी, मतलब 11 टन का गाड़ी, 15 टन का गाड़ी। डेट ऑफ परचेज 30/4/2022 और 15/5/2022 और डेट ऑन व्हिच पुट टू यूज 10 मई और 18 मई। कंप्यूट इनकम अंडर सेक्शन 44 AE फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। 44 AE में आपको इनकम निकालना है। सबसे पहले मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं, शांति से थोड़ा समझ लीजिए। ये पुट टू यूज जो है इसे आप आराम से हटा दीजिए। ये आपका 44 AE में कंसीडर नहीं करते हैं। डेट ऑफ परचेज को लीजिए, खत्म। सेकेंड, आप गाड़ी को कैटेगराइज कीजिए, 12 टन तक कौन गाड़ी है और 12 टन के ऊपर कौन सा गाड़ी है। 12 टन में A आ जाता है 8,500 केजी और C आ जाता है, और इधर में D आ जाता है। ये 12 टन का गाड़ी है। और 12 टन से ऊपर, या आपको ये 12 टन का है, 12 टन से ऊपर D और E आएगा जो कि 13 टन और 15 टन का गाड़ी है। तो पहले हम लोग 12 टन का गाड़ी निकाल लेते हैं, अप टू 12,000 केजी। इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। सिंपल है। ए, व्हीकल ए, ये मेरा 1/4/2022 को ओपनिंग में था, मतलब 2/4/21 को मैंने खरीदा था। तो इस साल तो साल भर मेरा ही था ना, 22-23 में मिस्टर एक्स का साल भर ये गाड़ी था। तो ए का कैलकुलेशन जो है 12 टन तक क्या नियम है, 7,500 रुपीज, 7,500 पर मंथ। तो 22-23 में आपका साल भर रहा, क्योंकि ये आपने पिछला साल ही खरीदा था, तो इस साल 12 महीना आपके पास रहा। 7,500 इंटू 12 मंथ्स, ये ए का इनकम आ जाएगा 90,000 रुपया। अब आता है सी का इनकम। 12 टन का गाड़ी है, पिछला साल खरीदे थे, तो इस साल 12 महीना मेरे ही पास रहना था, तो इसका भी सेम कैलकुलेशन 7,500 इंटू 12 मंथ्स, तो इसका भी 90,000 रुपया इनकम माना जाएगा। डी को ले लेते हैं, ये भी 12 टन के नीचे है, खरीदे कब थे, 30/4/2022 को। ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ ए मंथ को भी आपको कंसीडर करना है, भले ही वो 30 अप्रैल को ही क्यों ना हो। तो अप्रैल से मार्च तक, फिर 12 महीना,
तो डी में भी आपको 7,500 इंटू 12 मंथ्स लेना है, मतलब 90,000। तो 12 टन का गाड़ी 3 था और तीनों का मिलाकर 2,70,000 आपका इनकम आता है। एकदम सिंपल तरीके से हो गया। अबव 12,000 केजी लेते हैं, तो अबव 12,000 में बी है और ई है, तो व्हीकल बी और ई। 12 टन के ऊपर का क्या नियम है? 1,000 रुपया पर टन पर मंथ। सी शुरू से आपके पास है क्योंकि 21 में आपने खरीदा था, तो 12,000 सॉरी सी नहीं बी 13 टन का गाड़ी है, पिछला साल आपने खरीदा था 15/5/2021 को, तो इस साल 12 महीना आपके पास ही है, तो 13 टन का गाड़ी, ये बी नहीं होगा, ये हाँ बी है, तो ₹1,000 पर टन। गाड़ी है 13 टन का, तो ले लीजिए 13 टन, 1,000 पर टन, तो 13 टन का गाड़ी 13,000 रुपया पर मंथ, 12 महीना, तो इसका आता है 13,000 इंटू 12, मतलब 1,56,000, 1,56,000। अब आता है ई में। ई भी 12 टन के ऊपर का गाड़ी है, तो 1,000 रुपया पर टन पर मंथ। कितना टन का गाड़ी है? 15,000, मतलब 15 टन का गाड़ी है, तो 15 टन लिख लीजिए, इनटू कब खरीदे थे? मई को, तो मई से लेकर मार्च 11 महीना होता है, तो 15,000 इंटू 11, 1,65,000। इनको जोड़ेंगे 3,21,000 और इधर 2,70,000, दोनों को आप प्लस कर दीजिए। टोटल इनकम अंडर सेक्शन 44 AE 2,70,000 प्लस 3,21,000, यानी कि 5,91,000, ये आपका 44 AE में टोटल इनकम आ गया। ये था 44 AE के ऊपर एक टॉपिक।